हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए आज हम फिर से देखेंगे चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज नंबर 13.2। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था 13.1। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए इसमें क्या देखा था हमने कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब इसी में देखिए अब हम सीखेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये हम सीखेंगे इसमें। तो देखिए जैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। जब हम लिखते थे तो हम क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, दोनों प्रोबेबिलिटीज का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और अपॉन में कौन सी टर्म आती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगी वही। तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या बोलता है, बस इसको इधर ला लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हमने क्या कर दिया, बस इसको मल्टीप्लाई में ला लिए। तो ये क्या बन गया, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास में बन गया। और इस रूल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो जो एक्सरसाइज 13.2 को बिलोंग करते हैं, ये किसके लिए हुआ हमारे पास है, दो इवेंट्स के लिए हुआ, प्रो ई और एफ, दो हमारे पास इवेंट्स होंगे तब ये हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि फॉर मोर देन अगर टू इवेंट्स होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर मोर देन टू इवेंट्स, दो से ज्यादा अगर इवेंट्स हुए तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम देखिए इसी को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन, मान के चलते कि तीसरा एक हम इवेंट ले लेते जी। तो अब देखिए इस इवेंट को हम कैसे लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फर्स्ट इवेंट को हम ले लेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, हम ले लेंगे इसका कंडीशनल इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, और तीसरा हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ। जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई एफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई एफ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर तीन इवेंट्स की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किसके लिए होता है, टू इवेंट्स के लिए नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। तो हम टू इवेंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज में 13.2 में जो क्वेश्चंस गिवन है वो भी किसके बेसिस पे हैं, टू इवेंट्स के बेसिस पे है। तो चलिए आइए इनको कंटिन्यू करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए एक और टर्म को हम देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि मान के चलिए कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स है ई और एफ आर टू इवेंट्स सच दैट probability occurrence of one of them is not affected by the other। एक की probability दूसरे को अगर अफेक्ट नहीं करती है तो दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होगी कि कोई भी अगर दो इवेंट है ई एंड एफ, और अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और ये दोनों टर्म अगर इक्वल हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे भी पूछे जाएंगे, वेदर द गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशंस को हम चेक करेंगे। और ये फॉर्मूला तो आपको बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन, और क्या आ जाता है हमारे पास में एफ के लिए, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमको क्या गिवन है, सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 13.2 के हमको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 गिवन है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको गिवन है यहाँ पर 1/5, और हमको फाइंड आउट जो करने बोला है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। इफ ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हमको गिवन है कि ये क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है हमारे, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास से, क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इन द सेम मैनर हम क्या कर सकते हैं,
सॉल्यूशन में हम सिंपली एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों इवेंट्स का बस हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमको गिवन है 3/5, सेकेंड वैल्यू हमको गिवन है 1/5, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा 3/25। तो सिंपल मैनर में हमारा क्या हो गया, एक आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। हमको पूछा था कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा हुआ है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, रैंडमली तो हम ड्रॉ करते ही है, बस अब यहाँ खासियत ये वर्ड पे आप बराबर केयर करिएगा कि कभी कभी हमको यहाँ पे गिवन है अभी विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन कभी कभी विथ रिप्लेसमेंट भी गिवन होता है क्वेश्चन में। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये अभी हम समझेंगे, तो लेकिन इसके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है कि विथ रिप्लेसमेंट बोला है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो देखिए हमारे पास ये प्लेइंग कार्ड्स है जिसमें कितने कार्ड्स होते हैं, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से भी क्या होता है कि 26 जो रहेंगे ब्लैक कलर के रहेंगे और 26 जो रहेंगे वो हमारे रेड कलर के होंगे। 26 में भी फिर बाइफर्केशन होते हैं, 13 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट स्पेड के होंगे, तो 13 कार्ड्स हमारे पास में क्या के होंगे, क्लब के होंगे, तो वो अलग वैरायटी हो गई। तो अभी हमको क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। हमको ब्लैक के बारे में सोचना है। तो देखिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखेंगे कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से क्या हो जाएगा, हमारे पास है 26 ब्लैक कार्ड होंगे और 26 जो है वो रेड कार्ड्स होंगे, है ना। और हमको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा हुआ है, ब्लैक कार्ड्स की पूछा हुआ है। तो हमारा मेन आउटकम कहां से निकलेगा, इन 26 कार्ड्स में से ही निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है कि हमारे पास है यहाँ पे रैंडमली निकाला गया 2 कार्ड्स निकाले गए। तो पहले हम एक कार्ड निकालेंगे, तो हमारे पास 52 कार्ड में से एक कार्ड कम हो जाएगा, तो कितने बच जाएंगे 51 कार्ड्स। अब हम देखिए अगर विथ रिप्लेसमेंट बोलता तो उस कार्ड को वापस डाल देते तो वो कितने हो जाते हैं, हमारे 52 हो जाते हैं अगेन। फिर हम 52 में से फिर से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब हमने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया, उसको चेक कर लिए ब्लैक है कि रेड है, तो हमको ब्लैक के बारे में पूछा है तो हम ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। और फिर सेकेंडली जब हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास कार्ड्स कितने बचेंगे, ओनली 51 कार्ड्स ही बचेंगे। तो 51 में से हमारा आउटकम आएगा। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर, लेट, अगर मैं मान लू लेट ए बी द इवेंट, ए एक ऐसा इवेंट मान लेते हैं ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। पहला कार्ड जो है वो कैसा है, हमारे पास है ब्लैक है। ए कैसा हमने इवेंट मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लेते हैं इसका। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास है, इन 26 में से ही तो हम कोई भी एक ब्लैक कार्ड निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको फर्स्ट ब्लैक कार्ड चाहिए, क्योंकि दोनों ब्लैक कार्ड चाहिए हमको। तो फर्स्ट ब्लैक कार्ड अगर निकलेगा तो कितने में से निकलेगा, इन 26 में से ही निकलेगा। लेकिन ओवरऑल जो कार्ड्स है वो हमारे कितने हैं, 52 कार्ड्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 26 आउट ऑफ 52, क्योंकि 26 में से कोई भी एक कार्ड आएगा। कितने टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास में, 52 है। हमको पूछा है ब्लैक के बारे में, हमको बोला नहीं कि टोटल कार्ड्स के बारे में। वैसे ही हम ले लेते हैं लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग सेकेंड ब्लैक कार्ड, सेकेंड ब्लैक कार्ड हम निकालेंगे। तो अब देखिए हुआ क्या, पहले तो हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड्स थे, कितने में से, 52 में से। लेकिन अब हमने एक कार्ड निकाल लिया तो वो ब्लैक कार्ड भी कम हो गया और टोटल कार्ड्स में से भी क्या हो गया, एक कार्ड हमारा कम हो चुका है। इसका मतलब जो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 26 में से एक कम हो गया तो क्या हो गया, 25 ही कार्ड बचे हमारे पास, नहीं तो 25 बचे। और 52 26 में से एक कम हुआ, मतलब अल्टीमेटली टोटल पैक में से कम हो गया। तो टोटल पैक में से भी एक कार्ड कम हो गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास है, 51 कार्ड्स हो गए। और फिर देखिए हमको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो हमको पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है कि दोनों में ही क्या आएगा, ब्लैक। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मल्टीप्लीकेशन रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसका, प्रोबेबिलिटी का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारी प्रोबेबिलिटी थी 26/52 और सेकेंड हमारी प्रोबेबिलिटी थी 25/51।
बस अब हमको इसको कैलकुलेशन करना है और ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 25/102। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप कैंसल आउट कर सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 काफी बड़ा है, इसलिए मैंने अभी बोर्ड पे नहीं नोट किया उसको, आप ऐसे ही समझिए, आपके सामने बुक ओपन कर लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस। तो रैंडमली हमने क्या किया, 3 ऑरेंजेस सिलेक्ट किए। अब हमको बोलता है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमने 3 ऑरेंजेस सिलेक्ट करना है, वो भी कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक एक ऑरेंज कम होते जाएगा। Find the probability that box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones। तो देखिए हमारे पास में क्या है, 15 ऑरेंजेस है, 15 ऑरेंजेस है, जिसमें हमको बोल रहा है कि 12 जो है वो गुड कंडीशन में, 12 जो है गुड कंडीशन के और 3 जो है वो बैड कंडीशन के हैं। मतलब हमारे पास है find the probability that box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones। तो देखिए 2 कैटेगरी हमको यहाँ पे गिवन है, टोटल 15 ऑरेंजेस है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड, हाँ तो इसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर द सेल, कि ये हमारे पास है अप्रूव्ड हो जाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास में कितनी कैटेगरी हो गई, हमको 3 ऑरेंजेस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे 3 ऑरेंजेस आर ड्रॉन एट रैंडम, हमने 3 ऑरेंजेस ड्रॉ किए एट रैंडम विदाउट, वो भी कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला तो हमारा ये मेन पॉइंट होगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो चलिए पहले हम एक ऑरेंज निकालेंगे, फिर सेकंड ऑरेंज, फिर थर्ड ऑरेंज। तो हमारे कितने इवेंट बनेंगे, 3 इवेंट बनेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी एंड सी आर द इवेंट्स, आर इवेंट्स दैट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑरेंज ड्रॉन आर गुड, देखिए हम गुड ऑरेंज इसलिए निकालेंगे क्योंकि अगर गुड ऑरेंज निकलेंगे तो ही हमारा लॉट पास होगा, अदरवाइज क्या होगा, इट विल गेट रिजेक्टेड। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑरेंज कहां से निकालेंगे, गुड ऑरेंज से। तो लेट ए हमने मान लिया किसके लिए इवेंट हुए, फर्स्ट ऑरेंज के लिए। तो हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑरेंज ड्रॉन इज गुड। जो हमने पहला ऑरेंज निकाला वो कैसी कंडीशन का है, गुड कंडीशन का है। मान के चलते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखिए हमारे पास है गुड ऑरेंजेस कितने हैं, 12, कितने में से, 15 में से। तो ये क्या हो जाएगा, 12 आउट ऑफ 15 हो जाएगा हमारे पास है। तो हमने क्या कर लिया, एक गुड ऑरेंज हमने निकाल लिया। तो हमारे पास टोटल ऑरेंजेस कितने बचे, 14 ही बचे। और गुड ऑरेंजेस हमारे पास में अब कितने बचेंगे, क्योंकि 12 में से एक तो हमने निकाल लिया। तो हमारे पास में 11 ही क्या होंगे, अच्छे ऑरेंजेस बचेंगे। तो अब हम इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ऑरेंज ड्रॉन इज गुड, मतलब क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए पहले हमारे पास 12 ऑरेंजेस गुड कंडीशन के थे, अब कितने बचेंगे, 11 ही बचेंगे। तो 11 ही ऑरेंज होंगे। और टोटल में से 15 में से भी, मतलब टोटल में से तो हमने एक ही निकाला है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 14 ऑरेंजेस अब क्या हो गए, गुड कंडीशन के बचेंगे। सिमिलरली अब हम कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ऑरेंज ड्रॉन इज गुड। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू, तो अब हमारे पास 10 ही ऑरेंज बचेंगे गुड कंडीशन के। कितने में से, 14, मतलब हमारे 2 ऑरेंजेस पहले ही कम हो गए थे, मतलब हमारे पास बचे कितने ऑरेंजेस, 13 ऑरेंजेस। तो ये आ गए हमारे रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑल गुड ऑरेंजेस, सारे ऑरेंजेस गुड कंडीशन के होंगे। तो ऑल ऑरेंजेस मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। तो हमको क्या मिल जाएगी, हमारे रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल इनटू 44/91। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई, मतलब हम आर टॉस, एक कॉइन लिया हमने और एक डाइस लिया। तो कॉइन में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हेड और टेल आ सकते हैं, और डाइस में क्या हो सकता है, 1 से लेके 6 तक के नंबर्स आ सकते हैं।
तो देखिए अब इसका सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यहाँ पर S विल बी इक्वल टू हेड आ सकता है एक कॉइन, और क्या हो सकता है, डाई को हम टॉस करें तो हेड के साथ में 1 आ सकता है, हेड के साथ में 2, हेड एंड 3 आ सकता है, हेड एंड 4 आ सकता है, हेड एंड 5 आ सकता है, और हेड एंड 6 आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, टेल एंड 1 आ सकता है, टेल एंड 2, टेल एंड 3, टेल एंड 4 आ सकता है, टेल एंड 5 आ सकता है, और क्या हो सकता है, टेल एंड 6 हो सकता है। तो जब हम कॉइन के साथ में डाइस को अगर टॉस करेंगे तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, n ऑफ s इक्वल टू 12 हो गए। तो 12 हमारे क्या हो गए, n ऑफ s हो गए। अब देखते हैं आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, लेट a बी द इवेंट, a एक ऐसा इवेंट है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड आना चाहिए हमारे पास कॉइन में। तो a क्या इंडिकेट कर रहा है, a इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड दिखना ही चाहिए हमारे पास में। इसका मतलब अब देखिए हेड के साथ में अब हमको ये नहीं बोला है कि कौन सा नंबर दिखना चाहिए, हमको सिंपली क्या बोला है, ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो हेड आना चाहिए। तो देखिए हेड से भी इन 6 लोकेशंस पर आ रहा है। तो अब अगर हम इसके सैंपल स्पेस को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, हेड के साथ में 1, हेड एंड 2, हेड एंड 3, हेड एंड 4, हेड के साथ में 5 आ सकता है, या हेड के साथ में 6 आ सकता है। हेड तो अपीयर होना ही चाहिए। तो देखिए कितने हमारे सैंपल स्पेस में आ गए वैल्यूज, 6 वैल्यूज आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 6 वैल्यूज हमारी वहां पे कंसिडरेशन में आ गई है आउट ऑफ 12। तो 12 में से हमारे पास में ये आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा 6/12, और वी कैन से 6/12 मीन्स 1/2 हम इसको भी लिख सकते हैं। फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, बी क्या इवेंट है हमारे पास में, बी बी द इवेंट विच शोज 3 ऑन डाई, 3 अपीयर होना चाहिए। तो अब देखिए 3 कहां पर अपीयर हो रहा है हमारे पास में, हेड एंड 3 में 3 आ रहा है, और टेल एंड 3 में 3 आ रहा है, बाकी कहीं 3 आ रहा है क्या, हमको हेड और टेल के बारे में नहीं बोला, हमको बोला है कि बस 3 आना चाहिए। तो 3 कहां पर आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, मतलब ये एक इवेंट ऐसा हुआ, ये एक हुआ हमारे पास इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारी अब कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे हम पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस में हेड एंड 3 रह सकता है, और क्या रह सकता है, टेल एंड 3 रह सकता है। तो ये सैंपल स्पेस हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2 ही इवेंट ऐसे हैं हमारे पास, 2 ही ऑकरेंसेस ऐसे हैं जिसमें से क्या हो रहा है कि 3 अपीयर हो रहा है आउट ऑफ कितने, 12। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 आउट ऑफ 12, 2 आउट ऑफ 12 मतलब कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगी हमारे पास में ये जो वैल्यूज है, तो 1/6 आ जाएगा। अब देखिए हमने ए और बी की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे क्या हो रहा है, चेक वेदर ए एंड बी जो है हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंडिविजुअल इवेंट्स होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्विवेलेंट टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, पहले हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी का सैंपल स्पेस हमको बनाना होगा। तो देखिए ए में हमारे पास है ये सारे इवेंट्स हैं, और बी में हमारे पास है ये सारे ऑकरेंसेस आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, हेड एंड 3 यहाँ पर भी है, हेड एंड 3 यहाँ पर भी है, टेल एंड 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब दोनों में कॉमन इवेंट कौन सा हुआ, हेड और 3 वाला ही इवेंट जो है वो कॉमन हुआ यहाँ पर। तो अब देखिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 1 आउट ऑफ कितने इसमें से आएगा हमारे पास है, 1 आउट ऑफ ये आ जाएगा 12, क्योंकि हमारे पास है 12 हमारे पास है ऑकरेंसेस आए हुए हैं। तो इसमें कितना हो गया, 1 एक ही ऐसा ऑकरेंस आया हुआ है, कितने में से, 12 में से। तो इंटरसेक्शन की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो अब दोनों को यहाँ पुट कर देते हैं, 1/12 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी हमारे पास में, 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/6, तो 1/6, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब हम ऐसे इवेंट्स को क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल सकते हैं। इवेंट्स दोनों वैल्यूज अगर इक्वल आ गई तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
अनइक्वल आ गए तो क्या हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड एज द डिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, या फिर क्या बोलेंगे नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, अ डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। डाई में तो हमारे पास 6 ही नंबर होते हैं, तो 1 2 3 जो है वो रेड कलर में मार्क किए गए हैं और 4 5 और 6 जो है वो ग्रीन कलर में मार्किंग की गई है इनकी। ठीक है, नंबर तो अल्टीमेटली 6 ही रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इसका सैंपल स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, अ डाई इज टॉस्ड, अ डाई इज टॉस्ड। सो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 या 6 ही इसमें आ सकता है। ठीक है, अब वो चाहे ग्रीन कलर है चाहे रेड कलर है, हमको उससे मतलब नहीं है। अभी हमको क्या देखना है कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स ऑकर हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 6 ही नंबर्स इसमें आ सकते हैं। अब देखिए हमको पहला इवेंट हमको डिफाइन किया गया, ए इवेंट शोज, क्या शो कर रहा है, शोज नंबर इज इवन। नंबर क्या है, नंबर इज इवन। तो अब देखिए इवन नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पर 2 है, 4 है और क्या है हमारे पास है 6। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, 2 4 एंड 6 का सैंपल स्पेस बन सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 3 ऑकरेंसेस आ गए आउट ऑफ कितने, 6 में से। तो 3/6 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमारी निकल आ गई। सिमिलरली देखिए अब हमको बोला हुआ है बी एक ऐसा इवेंट है कि नंबर क्या है, रेड है। बी इवेंट शोज नंबर इज रेड। अब वो इवन है कि ऑड है हमको नहीं बोला है, हमको सिंपली क्या बोला है कि दैट इज इन रेड कलर। तो रेड कलर में तो हमारे पास यही 3 नंबर है, बाकी तो क्या है हमारे पास है ग्रीन है। तो हमारे पास बी का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 एंड 3 का सैंपल स्पेस बनेगा। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, इट विल बी 3 ऑकरेंसेस है आउट ऑफ कितने, 6 में से ही है। सो 3/6 ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। तो हमने दोनों इवेंट्स की तो बात कर ली। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है क्या, ये हमको पूछा हुआ है। तो इंडिपेंडेंट के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, चलिए इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए में हमारे पास कौन कौन से इवेंट आए हुए हैं, ए में आया है 2 4 6, तो हम लिख लेते हैं 2 4 एंड 6। बी में हमारे पास कौन से इवेंट आए हुए हैं, 1 2 एंड 3, तो हम लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। इन दोनों में देखिए कॉमन इवेंट, कॉमन वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2। एक ही वैल्यू ऐसी जो दोनों में कॉमन है, मतलब 1 प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, एक ही ऑकरेंस ऐसा है कितने में से, हमारे पास में 6 में से, तो ये आ जाएगा 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई। अब हम चेक कर लेते हैं इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2। तो ये भी हम लिखेंगे 1/2। लेकिन देखिए यहाँ पे 1/6 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1/4, है ना, दोनों नॉट इक्वल है। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो गिवन events are not independent, नॉट इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको डिपेंडेंट इवेंट्स लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वहां पे हमको पूछा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं, और सीधे सीधे वैल्यूज वहां पे गिवन है। तो आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए होमवर्क में रख दिया है इस क्वेश्चन को, एकदम इजी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। गिवन द इवेंट्स ए एंड बी, दो हमारे पास है इवेंट्स गिवन है, आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको गिवन है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो अननोन है, दैट इज इक्विवेलेंट टू पी, उसको कंसीडर किया है। वहां कुछ भी अननोन दे सकता था, हमारे पास है जेड एक्स वाई जो भी है। अब हमको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमको इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। एक्चुअली पी मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। जैसे हमने देखा था कि एक सेट में कुछ एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट है, अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट होता है। लेकिन अगर वहां पर दोनों ही सेट्स में अगर अलग अलग वैल्यूज है तो वहां से कोई वैल्यू क्या होगी, कॉमन नहीं निकलेगी।
तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। तो अब देखिए ए और बी के हमको वैल्यूज गिवन है, तो पहला हम केस कंसीडर करके चलेंगे अपने सॉल्यूशन में, क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग ये होगा कि ए इंटरसेक्शन अगर बी हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल के बराबर, नल सेट हो जाएगा, फाई हम लिख सकते हैं। या फिर अगर हमको इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा कितना, दैट विल बी इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, क्योंकि नल सेट है मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं मींस 0 एलिमेंट्स है उसमें। तो अब देखिए हमारे पास में फॉर्मूला था, हमारे पास है n ऑफ a यूनियन b, हम लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये हमने 3.1 या 13.1 एक्सरसाइज में हमने इसको यूज किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। वहां पे हमने सिर्फ नंबर में लिखा था n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखिए a की प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b हमको गिवन है कितनी, 3/5, हमने नोट डाउन कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमको गिवन है 1/2, ये हमने नोट डाउन कर लिया। b की वैल्यू जो है इक्विवेलेंट टू कितना है, p के इक्विवेलेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0। तो सिंपली ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सो p विल बी इक्वल्स टू 3/5 माइनस 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 6, 6 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 5। तो p विल बी इक्वल्स टू 3 2 6, 6 माइनस ये हो जाएगा 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 2 10। तो ये आ जाएगा p विल बी इक्विवेलेंट टू 1/10। तो व्हेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो p बोलिए या प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, दैट विल बी इक्वल टू 1/10 के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर। और अब हम देखेंगे क्या, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन हमको पता है कि इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्विवेलेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ b के इक्विवेलेंट, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमको गिवन है और b की वैल्यू p के बराबर है। अब हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं, पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। तो a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी है 3/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b है हमारे पास है p। अभी देखिए ये p की वैल्यू हमको पुटअप नहीं करनी क्योंकि ये हमारा न्यू क्वेश्चन है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की जगह हम क्या पुटअप कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b को भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है और ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी हम पुटअप कर सकते हैं 3/5 विल माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज 1/2। तो सीधे सीधे यहीं पे लिख लेते हैं हम 1/2 प्लस कितना, p माइनस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, इसको इधर ला लेते हैं, 3/5 माइनस 1/2 विल बी इक्वल्स टू 2p माइनस p। तो कितना हो जाएगा, p/2। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 माइनस 5/10 विल बी इक्वल्स टू कितना, p/2। तो ये हो जाएगा 1/10 मतलब 2/10, 2/10 विल बी इक्वल्स टू p। सो देयरफॉर p विल बी इक्वल्स टू 1/5। तो जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो इसकी जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की 1/5 हो जाएगी, और जब हमारे पास में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इनकी वैल्यू 1/10 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, और फिर हम इसको वहां पे फिनिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी हम नए नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।